प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने पहला पाठ पढ़ा था सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर हिंदी निबंध का पहला पाठ पढ़ा था प्रताप नारायण मिश्र का होली है। आज मैं आपको दूसरा पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ बाल मुकुंद गुप्त का निबंध बनाम लॉर्ड कर्जन। ये मेरा प्रिय पाठ है, मुझे इसे पढ़ाने में बहुत आनंद आता है और मुझे उम्मीद है आपको भी इस पाठ में बहुत आनंद आएगा। पहला पाठ जो था प्रताप नारायण मिश्र वो भारतेंदु युग के लेखक थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, भारतेंदु युग और उसके बाद आने वाला द्विवेदी युग, ये दोनों हिंदी नवजागरण काल कहलाते हैं। हिंदी नवजागरण का द्वितीय चरण है द्विवेदी युग। तो ये जो दूसरा निबंध है ये द्विवेदी युग से है। द्विवेदी युग जो 1901 से शुरू होता है और 1918 ईस्वी तक चलता है, वह द्विवेदी युग कहलाता है हिंदी साहित्य में। तो द्विवेदी युग के लेखक थे बाल मुकुंद गुप्त, बहुत प्रसिद्ध निबंधकार थे। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के लेखकों ने सबसे ज़्यादा पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन और उनके विस्तार के जरिए जागरण का काम किया। द्विवेदी युग के सबसे बड़े लेखक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये आप जानते ही हैं। उनकी पत्रिका थी सरस्वती। दरअसल द्विवेदी जी एक लेखक के रूप में उतने बड़े नहीं थे जितने एक संपादक के रूप में बड़े थे। सरस्वती पत्रिका ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और सरस्वती के संपादक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। बनाम बाल मुकुंद गुप्त भी एक पत्रिका निकालते थे, एक पत्र निकालते थे जिसका नाम था भारत मित्र। तो भारत मित्र में ये लेख छपा है और इसकी तिथि है 11 अप्रैल 1903 ईस्वी। इसका क्या है महत्व मैं आपको समझाऊंगा। 11 अप्रैल 1903 ईस्वी। अब दूसरी मज़ेदार बात जो मुझे आपको बतानी है वो ये कि बाल मुकुंद गुप्त ने ये निबंध जो उस अखबार में लिखा था तो अपने असली नाम से नहीं लिखा था, अपने नकली नाम से लिखा था, छद्म नाम। यानी लेखक अपने नाम की जगह कोई दूसरे नाम से लेख लिखे और वो उसके नाम से छपे। तो उन्होंने अपना नाम रखा था पंडित शिवशंभू शर्मा। क्या नाम था? पंडित शिवशंभू शर्मा। इस नाम से वो भारत मित्र में नियमित चिट्ठियाँ लिखते थे, खुली चिट्ठियाँ, और बाद में वो सारी चिट्ठियाँ इकट्ठी होकर के छपी और एक किताब के रूप में आई जिस किताब का नाम है शिवशंभू के चिट्ठे। तो वहाँ शिवशंभू के चिट्ठे से ये निबंध हमारे कोर्स में लिया गया है। व्याख्या के समय आप लोगों को ये नहीं लिखना चाहिए कि यह निबंध हमारी किताब चेतना का संस्कार से लिया गया है, ये गलत तरीका होता है। आपको मूल स्रोत का उल्लेख करना चाहिए व्याख्या में। तो प्रसंग में आप लिखेंगे यह शिवशंभू के चिट्ठे नामक किताब से लिया गया है और यह भारत मित्र में छपा था 11 अप्रैल 1903 ईस्वी को। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बनाम लॉर्ड कर्जन। ये लॉर्ड कर्जन के नाम एक चिट्ठी है। लॉर्ड कर्जन कौन थे? लॉर्ड कर्जन भारत के वायसरॉय थे। 1899 ईस्वी में भारत के वायसरॉय बने और 1905 ईस्वी तक रहे। वायसरॉय कौन होता था? वायसरॉय एक तरह से समझ लीजिए भारत में ब्रिटेन का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, क्योंकि इंग्लैंड भारत का राजा था। इंग्लैंड भारत इंग्लैंड के अधीन था, हम लोग गुलाम थे। तो इंग्लैंड में बैठे हुए हमारे राजा या रानी के लिए संभव नहीं था कि वो वहीं से शासन कर ले। तो शासन के लिए यहाँ जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था वो सबसे बड़ा अधिकारी, जो एक तरह से भारत का राजा ही हुआ, वो होता था वायसरॉय। भारत की साम्राज्य थी, ब्रिटेन की साम्राज्य, लेकिन वायसरॉय यहाँ पे भारत में उनका सबसे बड़ा प्रतिनिधि मौजूद था। तो भारत में अनेक समय पर अनेक वायसरॉय हुए, आपने अनेक नाम पढ़ भी रखे होंगे। इनमें एक थे लॉर्ड कर्जन, और ये लॉर्ड कर्जन जो थे ये सबसे बुरे वायसरॉय में से एक माने जाते हैं। ये मतलब कुछ वायसरॉय अच्छे भी हुए जैसे रिपन, कुछ वायसरॉय बहुत खराब हुए जिन्होंने बहुत ज़्यादा दमन किया, बहुत अत्याचार किया। एक तरह से देखा जाए तो ये भारत के लिए अच्छा रहा। इसलिए अच्छा रहा कि जिन वायसरॉय ने ज़्यादा दमन किया उनके समय में भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध असंतोष की भावना सबसे ज़्यादा पनपी। तो भारत की आज़ादी और ज़्यादा नज़दीक है एक तरह से। लॉर्ड कर्जन का सबसे बड़ा कारनामा तो आपको याद ही होगा, मैं कक्षा में होता तो पूछता आप लोगों से, लेकिन अभी मैं सीधे बता देता हूँ। वो था बंग भंग। 1905 ईस्वी में उन्होंने बंगाल का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन करके दो बंगाल बना दिए थे, एक पश्चिमी बंगाल, एक पूर्वी बंगाल। इसीलिए आप ध्यान दीजिए, भारत के नक्शे में जो बंगाल है वो पश्चिमी बंगाल कहलाता है, जबकि नक्शे में पूर्वी बंगाल, नक्शे में वो भारत के पूर्व में है, लेकिन उसका नाम पश्चिमी बंगाल है। क्यों? क्योंकि पूर्वी बंगाल वो जो आज का बांग्लादेश है। तो बंग भंग वो था जिसके कारण भारत की आज़ादी की लड़ाई एक नए चरण में आई। नरम दल से गरम दल की ओर हम आ गए। 1905 के बाद का आंदोलन गरम दल का कहलाता है, जिसके प्रतिनिधि थे लाल, बाल और पाल। तो एक तरह से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन दूसरे चरण में पहुंचा, वो लॉर्ड कर्जन के समय में ही पहुंचा था।
लॉर्ड कर्जन की नीतियों के खिलाफ ये चिट्ठी है और ये बड़ी मज़ेदार चिट्ठी है। और ये चिट्ठी जो है ये कहानी से शुरू होती है, एक किस्से से शुरू होती है। मैं इस किस्से को पढ़ के सुना रहा हूँ आपके सामने थोड़ा सा हिस्सा। माय लॉर्ड, लड़कपन में इस बूढ़े बंदर को बुलबुल का बड़ा चाव था। गांव के कितने ही शौकीन बुलबुलबाज थे, वह बुलबुलें पकड़ते थे, पालते थे और लड़ाते थे। बालक शिवशंभू शर्मा बुलबुलें लड़ाने का चाव नहीं रखता था, केवल एक बुलबुल को हाथ पर बैठाकर ही पसंद होना चाहता था। पर ब्राह्मण कुमार को बुलबुल कैसे मिले? पिता को यह भय कि बालक को बुलबुल दी तो मार देगा, हत्या होगी, अथवा उसके हाथ से बिल्ली छीन लेगी तो पाप होगा। बहुत अनुरोध से या पिता के किसी मित्र से बुलबुल किसी दिन ला भी दी तो वह 1 घंटे से अधिक रह नहीं पाती थी, वह भी पिता की निगरानी में। यानी एक बच्चा है, इस कहानी में एक बच्चा है जिसे बुलबुलें पकड़ने का शौक़ है, बुलबुलों से खेलने का शौक़ है, पिताजी उसे बुलबुल ला के नहीं देते। अब मैं थोड़ा आगे का हिस्सा पढ़ रहा हूँ, एक पैराग्राफ छोड़ के अगला। बुलबुल पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पनाएं मन ही मन में करता हुआ बालक शिवशंभू सो गया। उसने देखा कि संसार बुलबुल में है, सारे संसार में बुलबुलें उड़ रही हैं। अपने घर के सामने खेलने का जो मैदान है उसमें सैकड़ों बुलबुलें उड़ती फिरती हैं। फिर वह सब ऊंची ऊंची नहीं उड़ती, बहुत नीची नीची उड़ती हैं। उनके बैठने के अड्डे भी नीचे नीचे हैं। वह कभी उड़कर इधर जाती है, कभी उधर, कभी यहाँ बैठती है, कभी वहाँ, कभी स्वयं उड़कर बालक शिवशंभू के हाथ की उंगलियों पर आ बैठती हैं। बालक शिवशंभू आनंद में मगन होकर इधर उधर दौड़ रहा है। उसके 2-3 साथी भी उसी प्रकार बुलबुलें पकड़ते इधर उधर दौड़ कूद रहे हैं। आज शिवशंभू की मनोवांछा पूर्ण हुई। आज उसे बुलबुलों की कमी नहीं है। आज उसके खेलने का मैदान बुलबुलिस्तान बन गया है। वह शिवशंभू बुलबुलों का राजा ही नहीं, महाराजा है। आनंद का सिलसिला यहीं नहीं टूट गया। शिवशंभू ने देखा कि सामने एक सुंदर बाग है, वहीं से सब बुलबुलें उड़कर आती हैं। बालक कूदता हुआ दौड़कर उससे पहुंचा, देखा सोने के पेड़ पत्ते, सोने के नाना प्रकार के फूल, उन पर सोने की बुलबुलें गाती हैं, उड़ती फिरती हैं। सोने का महल, उस पर सोने का सुनहरी कलश, उन पर भी बुलबुलें। मैं थोड़ा हिस्सा छोड़ रहा हूँ। सब कुछ आनंद से उड़ता था। बालक शिवशंभू भी दूसरे बालकों सहित उड़ रहा था, पर यह अमोद बहुत देर तक सुखदायी न हुआ। बुलबुलों का ख्वाब अब बालक के मस्तिष्क से हटने लगा। उसने सोचा, हैं मैं कहाँ उड़ा जाता हूँ, माता पिता कहाँ, मेरा घर कहाँ? इस विचार के आते ही सुख स्वप्न भंग हुआ। बालक कुलबुलाकर उठ बैठा, देखा और कुछ नहीं, अपना ही घर और अपनी ही चारपाई है। मनोराज्य समाप्त हो गया। बालक शिवशंभू का सपना टूटा तो उसने देखा न कोई सोने का महल है, न कोई बुलबुल है, वो तो अपने घर में अपनी चारपाई पर है। क्या है इस किस्से का मतलब? वो आपको सोम शर्मा की कहानी याद है पंचतंत्र में जो थी, जैसे एक आटे का पोटला मिल गया था तो उसने कितनी सारी कल्पनाएं कर डाली थी, फिर उस कल्पना में उसने क्या क्या सोच डाला था, कुछ कुछ वैसा ही ये कहानी है। इसके बाद वाला हिस्सा मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगा बुलबुलों की कहानी का क्या अर्थ है। वो कहते हैं, आपने माय लॉर्ड जब से भारतवर्ष में पधारे हैं बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है या कोई करने योग्य काम भी किया है? खाली अपना ख्याल ही पूरा किया है या यहाँ की प्रजा के लिए कुछ कर्तव्य भी पालन किया है? अब ये सब बातें बड़ी धीरजता से मन में विचारी है। असल में अब मुझे आपको इसका संदर्भ समझाना होगा। 1903 ईस्वी में ये लेख लिखा गया है और ये लेख लिखे जाने के पीछे 2 तात्कालिक कारण थे। दरअसल 2 नहीं 4 कारण थे, मैं आपको समझाता हूँ। 1901 ईस्वी में भारत की साम्राज्ञी, क्योंकि भारत तो गुलाम था इंग्लैंड का, तो जो इंग्लैंड की साम्राज्ञी थी वही भारत की साम्राज्ञी थी। तो इंग्लैंड की साम्राज्ञी यानी कि भारत की साम्राज्ञी क्वीन विक्टोरिया का निधन हो गया। उम्र दराज थी ये क्वीन विक्टोरिया, वही थी जो 1858 में जब भारत पर अधिग्रहण शुरू हुआ तब से लेकर 1901 तक वो भारत की महारानी रही थी। तो जब इंग्लैंड की महारानी का निधन हो गया उसके बाद राजा बने एडवर्ड सप्तम 1901 में, जो 1910 तक इंग्लैंड के और उसी के कारण भारत के राजा रहे। तो उस समय एक प्रथा थी, भारत में जो वायसरॉय था वो था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 2 काम किए। एक काम ये किया कि क्वीन विक्टोरिया की स्मृति में भारत में एक भव्य स्मारक बनाने का तय किया। न सिर्फ एक जगह बल्कि उन्होंने तमाम राजे रजवाड़ों को भी ये संदेश भेजा कि वो अपनी अपनी रियासत में, अपने अपने इलाकों में हमारी महारानी जो गुजर गई हैं स्वर्गीय महारानी की स्मृति में भव्य स्मारक बनाएं। अगर आप उदयपुर जाएं, राजस्थान में भी उदयपुर का मुझे पता है, तो उदयपुर में गुलाब बाग में अंदर एक पुस्तकालय है जिसका नाम है सरस्वती पुस्तकालय। लेकिन उसका नाम सरस्वती पुस्तकालय नहीं है, उसका मूल नाम है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल लाइब्रेरी। अगर आप उस लाइब्रेरी में जाकर के कोई पुरानी सी किताब निकाल के उसको पलटेंगे तो पीछे जो आपको लाइब्रेरी कार्ड दिखाई देगा उस पर लाइब्रेरी का पुराना नाम दिखाई देगा। सिर्फ यही नहीं, आप अगर उस पुस्तकालय में लाइब्रेरियन से बात करके पीछे के हिस्से में जाएं तो आपको वहाँ क्वीन विक्टोरिया की एक टूटी हुई मूर्ति भी दिखाई देगी।
जो वहाँ गुलाब बाग में लगी हुई थी। और 1947 के समय, भारत की आज़ादी के समय, जनता वहाँ घुस गई गुलाब बाग में, उन्होंने क्वीन विक्टोरिया की मूर्ति को गिरा दिया। उसी समय 2 लोग शहीद हुए थे जिनका नाम था शांति आनंदी, जिनके स्मारक दिल्ली गेट पे आज भी बने हुए हैं। तो क्वीन विक्टोरिया की मूर्ति, टूटी हुई मूर्ति आज भी वहाँ रखी हुई है। तो सबसे बड़ा स्मारक जो खुद लॉर्ड कर्जन के आदेश पे बनवाया गया था वो था कलकत्ता में, विक्टोरिया मेमोरियल नाम से कलकत्ता में बहुत बड़ा संग्रह स्मारक है, बहुत प्रसिद्ध स्थापत्य के लिए माना जाता है। आप गूगल पे सर्च करके विक्टोरिया मेमोरियल सर्च करेंगे तो आपको उसकी फ़ोटो मिल जाएगी। और कभी कलकत्ता जाने का मौका मिले तो देखिएगा भी। पानी की तरफ कैसा बहाया गया, एक तरह से देखा जाए तो ताजमहल के मुकाबले में खड़ा करने की इच्छा थी, लेकिन बन नहीं पाया उसको उतना सुंदर, लेकिन बड़ा सुंदर आज भी माना जाता है। और दूसरा काम किया लॉर्ड कर्जन ने कि उन्होंने जो नए राजा थे एडवर्ड सप्तम, उन्हें ये अनुरोध किया कि महाराज आप इंग्लैंड के राजा हैं, वैसे या भारत के राजा भी हैं, भारत की प्रजा अपने नए राजा के दर्शनों की प्यासी है, तो कृपया एक बार भारत आइए। एडवर्ड सप्तम ने उनकी बात मान ली। तो उन्होंने दिल्ली में एक दरबार लगाया जिसका नाम था दिल्ली दरबार, 1903 ईस्वी में। ये निबंध उसके उस दरबार के बाद का है। 1903 ईस्वी में नववर्ष के मौके पे उन्होंने अपने नए राजा को कहा कि आप नववर्ष भारत में मनाएं, और भारत के जितने 550 रियासतें थी सबके रजवाड़ों के नवाबों को, राजाओं को, महाराणाओं को, राणाओं को, सबको न्योता भेज दिया कि अपने महाराज मतलब एडवर्ड सप्तम भारत आ रहे हैं, तो उनकी अगवानी के लिए आप सब लोग आ जाइए दिल्ली। सब राजे महाराजे चल पड़े दिल्ली। दिल्ली में एक जगह है किंग्सवे कैंप, उसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि ये सारे राजे महाराजाओं ने आकर के वहाँ अपने कैंप लगाए थे। और राजे महाराजा जब आए तो उनके साथ उनका लाव लश्कर भी आया। दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। दिल्ली में इतना, ऐसा 3 बार दिल्ली दरबार लग चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खर्चीला यही दिल्ली दरबार था 1903 ईस्वी का। उससे पहले 1897 में 87, सॉरी मैं देख के दोबारा चेक करके बता दूंगा, और उसके बाद 1911 में 3 बार दिल्ली दरबार लगे, लेकिन सबसे ज़्यादा भड़कीला और पैसे खर्च करने वाला दिल्ली दरबार लगा 1903 ईस्वी का, ये लॉर्ड कर्जन का। इसके अंदर अथाह पानी की तरह पैसा खर्च किया गया। लेकिन जो बात मुझे अब बतानी है वो ये कि ये वही समय था जब भारत की स्थिति क्या थी। भारत की स्थिति ये थी कि भारत में सबसे बड़ा अकाल पड़ा था। आप अपने घर के किसी बुजुर्ग से बात करके देखिएगा, पूछिएगा, एक अकाल का नाम वो लेंगे, छप्पनिया अकाल। क्या नाम है? छप्पनिया अकाल। छप्पनिया अकाल की स्मृतियाँ आज भी लोगों की स्मृति में हैं। इतना भयानक अकाल था, कहते हैं उसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग मर गए थे और 20 लाख से ज़्यादा मवेशी मर गए थे, और शायद 1 करोड़ से ज़्यादा लोग विस्थापित हो गए थे, अपनी जगह छोड़ के उनको जाना पड़ा था। छप्पनिया अकाल मतलब विक्रम संवत 2056। विक्रम संवत और ईस्वी में अंतर होता है 57 साल का। आप इसको घटाइए तो आपको छप्पनिया अकाल की असली तारीख पता लगेगी 1899 ईस्वी। 1899 से लेकर के 1901 ईस्वी तक इसका अकाल का प्रभाव भारत में रहा। तो ये वही समय था जब भारत एक सबसे बड़े, सबसे भीषण अकाल से अभी अभी उभरा था। लोगों के पास खाने को पैसा नहीं था। अब एक राजा का क्या कर्तव्य होता है? राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा के रहने, खाने, शिक्षा, चिकित्सा, इन सब व्यवस्थाओं को देखे। लॉर्ड कर्जन को जिस समय अकाल राहत के काम करने चाहिए थे, उस समय वो क्या कर रहे थे? वो दिल्ली दरबार लगा रहे थे, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान को बुलबुलिस्तान समझ लिया था। बच्चे को जैसे कोई खेलने की चीज़ मिल जाए उससे खेले, ऐसे अपने सपनों का राज्य समझ करके, मनोराज्य वो लिखा है ना, मनोराज्य समाप्त हो गया। तो दरअसल बुलबुलों के सपने के माध्यम से लॉर्ड कर्जन को बालमुकुंद गुप्त एक बालक के समान चिढ़ा रहे हैं। वो उसको ये कह रहे हैं कि तुम इस राज्य में, इस देश में आकर के ऐसे काम कर रहे हो जैसे कोई छोटे बच्चे को खिलौना मिल जाए, तो तुम इस देश के वायसरॉय होने का सही कर्तव्य नहीं निभा रहे हो। कितने मिनट हो गए? 14 मिनट हो गए। 15 मिनट से ज़्यादा का एक वीडियो नहीं बनाना चाहिए, भारी हो जाता है। कुछ बातें बची हैं, मैं भाग 2 में आपसे फिर से करूँगा। अभी इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, उसके बाद भाग 2 शुरू करते हैं।